ओके, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये पर्टिकुलर चैप्टर बेटा, आप वैसे इसका जनरल जो बेसिक है वो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। हम क्लास 11th में इसको थोड़ा सा इन एडवांस करने की कोशिश करेंगे कि मतलब उन्हीं टॉपिक्स को हमने करना है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी एडवांस ट्रीटमेंट है। ठीक है। सो लेट्स से वर्क एनर्जी एंड पावर में वी विल स्टार्ट विद द वर्क। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन? क्या होता है वर्क डन? लिखो बेटा, वर्क डन। So work is said to be done. Work is said to be done when an object displaces. When an object displaces in the direction of one of the components of applied force. Work is said to be done when an object displaces in the direction of one of the components of the applied force. अब आप जब छोटी क्लासेस में वर्क डन समझते थे तो आप लिखते थे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही लिखते थे बेटा। यस सर। लेकिन क्लास 11th में आने के बाद हमें पता लगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होगी। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज Fs cos थीटा। नाउ दिस cos थीटा इज विद F और S। आप इसको F cos F into S cos थीटा कहते हो या F cos थीटा into S कहते हो। एक्चुअल में ये होता है F cos थीटा into S। तो क्योंकि हमने ये बोला था कि वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, यानी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो एक कंपोनेंट हो सकता है उसका जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और दूसरा उसका पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं cos थीटा कंपोनेंट के बारे में। तो cos थीटा कंपोनेंट ही क्यों आया यहां पर, उसके लिए एक इलस्ट्रेशन समझेंगे। देखो, मान लो कि देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन ये जहां पर के एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट का वेट अगर बात करूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड्स। एंड लेट्स से कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पुल करता हूं, तो वी आर पुलिंग इट विद अ फोर्स। वी आर पुलिंग इट विद अ फोर्स F। तो जब हमने इसको पुल करा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां कहीं पर आ जाएगा। तो देखा जाए तो सेंटर टू सेंटर इसने एक डिस्प्लेसमेंट करी, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? S। ठीक है। यस सर। अब बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ देखते हैं तो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। सो दिस फोर्स कंपोनेंट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट्स। तो ये थीटा है, तो दिस मींस इट इज F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा। नाउ लुक एट दिस क्लोजली। Which component of the force, F sin theta or F cos theta, is responsible for the displacement in the body? Of course, F cos theta is the force component which is responsible for the displacement done in this case. ठीक है? यस सर। तो इसीलिए हमने इसको बोला Fs cos theta या F cos theta into S। अब कोई ये कह सकता है कि अगर आपने सर पुलिंग की बात करी तो पुशिंग में क्या होगा? चलो जी, पुशिंग की भी बात कर लेते हैं। लेट्स से कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, और मैं इसको पुश करूं इस तरह से, इस तरफ अगर मैं इसको पुश करता हूं, तो अगर मैं इस फोर्स को बेटा
इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे की तरफ मूव कराता रहूं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया कुछ, है ना? यस सर। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका थीटा, तो f cos थीटा एंड दिस विल बी f sin थीटा। तो ऑब्जेक्ट अगेन मूव करके अगर यहां आ जाता है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट फिर से कितनी हुई, s हुई, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट f इज ड्यू टू द फोर्स f cos थीटा। तो आइदर इन द केस ऑफ पुशिंग और इन द केस ऑफ पुलिंग, वर्क डन इज fs cos थीटा। ठीक है? Yes, sir. Now the SI units are, अगर हम SI यूनिट्स की बात करें, SI यूनिट्स ऑफ वर्क डन, तो आप इसको कह सकते हो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको कहेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अल्टीमेटली आप इसको जूल्स भी कह सकते हो, जूल। ठीक है? So SI unit of work done is joule. अब बेटा वर्क डन की SI यूनिट तो जूल है, ये सब जानते हैं, और आपने डायमेंशनल एनालिसिस जब हमने किया था तब ये समझा होगा कन्वर्जन के अंदर कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग्स, और 7 अर्ग्स क्या है यहाँ पर, अर्ग्स है CGS यूनिट, है ना? लेकिन एट टाइम्स थोड़ा सा क्वेश्चंस ना ट्रिकी हो जाते हैं, और कैसे ट्रिकी हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में क्या कहेगा वो आपको कहेगा, अ वर्क डन ऑफ 1 kgfm। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 kgfm? 1 kgfm को समझने से पहले हम 1 kgf को समझें। 1 kgf का मतलब होता है 1 किलोग्राम force. So 1 kilogram force is equal to 9.8 न्यूटन। ठीक है? तो 1 kgf किसके इक्वल होगा बेटा, 9.8 न्यूटन के इक्वल। तो 1 kgfm किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन मीटर, और हमने कहा न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, तो दिस विल बी 9.8 जूल। ठीक है? यस सर। तो ये कन्वर्जन याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये जो कन्वर्जन्स होती हैं, सारा खेल इन कन्वर्जन्स का होता है। क्वेश्चन सीम्स टू बी क्वाइट सिंपल, बट जो कन्वर्जन होगी वो कन्वर्जन की वजह से जनरली क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये कन्वर्जन्स आनी चाहिए। ठीक है? यस सर। ऑल्दो के बहुत छोटी चीज है, बट बेटा इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अच्छा, अब वापस आ जाएं इन दोनों इलस्ट्रेशंस के ऊपर। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर एक क्वेश्चन, व्हाट इज इजियर टू डू, पुशिंग और पुलिंग? पुशिंग और पुलिंग, विच वन इज इजियर? तो क्या आंसर होगा? नहीं, पुलिंग इज इजियर, पुशिंग इजी नहीं होता। देखो कैसे, ध्यान से देखना। पहले आपने आंसर दिया पुशिंग, पुशिंग में ही आ जाओ। फोर्स का एक कंपोनेंट क्या करा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट किस में ऐड हो गया बेटा, वेट में ऐड हो गया, mg में, यानी बॉडी ज्यादा हैवी हो गई उस केस में, है ना? यस ये सर। बात समझ में आई? समीर ये बात क्लियर है? यस सर। समसृष्टि ये क्लियर है बेटा बात? Yes, sir.
बात क्लियर है बेटा? No, sir. ओके, संस्कृति, Yes, sir. इसमें कोई डाउट है कि पुशिंग के केस में वेट इंक्रीज हो जाता है? Yes, sir. इसमें डाउट है। हाँ बताओ क्या डाउट है? मतलब सर कैसे ऐड ऑन हो जाता है एमजी में वेट, बस ये जानना था। देखो, जो फोर्स आपने अप्लाई करी, आफ्टर रेजोल्यूशन यू कैन सी दैट वन पार्ट ऑफ द फोर्स इज reinforcing the weight. आप sir. इसको अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है? आपके पास एक बॉडी है, जब आप उसको पुश करते हो तो पुश करते हुए आपने जो फोर्स लगाई उसका एक कंपोनेंट आपके वेट के सॉरी बॉडी के वेट के अंदर ऐड हो जाता है। क्योंकि वो बॉडी के वेट के अंदर ऐड हो गया तो इंक्रीज हो गया, वेट इंक्रीज हो गया। अब यहाँ दूसरे केस में समझो, वहां से क्लियर होगा। जब हम पुल कर रहे हैं तो एफ साइन थीटा वेट को अपोज कर रहा है ना? तो जो आर होगा आपके पास, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ mg एंड f sin थीटा। Yes, sir. लेकिन यहां पर r किसके बराबर होगा? द सम ऑफ mg एंड f sin थीटा। Yes, sir. तो पुशिंग में वेट के अंदर f sin थीटा ऐड होने से जो फोर्स थी या जो वेट था वो इंक्रीज हो गया ना बेटा? Yes, sir. अभी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि which one is easier, pulling or pushing? So answer is pulling, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो आंसर इसका क्या था? पुलिंग इज इजियर। तो इतना पार्ट क्लियर है? क्या बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. नेक्स्ट, अच्छा, कंप्लीट क्लियर करने से पहले एक टॉपिक यहीं कर लेते हैं, एंड दैट इज rectangular components of work। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो आपके पास ये एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। This is your x-axis, this is y, and this is z. Let's say some object is placed at this point, और इस point के coordinates हैं x1, y1, z1, और ये object जो था, it is under an influence of force F vector, and due to this force, ये object move करके यहाँ आ जाता है, and the new components, new coordinates are x2, y2 and z2, ठीक है? Yes, sir. तो जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई थी, उस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया x1 y1 z1 से x2 y2 z2। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम लोग यहाँ से फोर्स वेक्टर को लिखें तो दिस कैन बी fx I cap, fy j cap plus fz k cap। तो जो वर्क डन होगा बेटा, दैट विल बी f वेक्टर इनटू s वेक्टर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, fx I cap plus fy j cap plus fz k cap इनटू x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। अब डॉट प्रोडक्ट में हमें ये मालूम है
कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बाकी सभी चीजें क्या हो जाती हैं 0। तो आपका जो वर्क डन होगा that will be fx into x2 minus x1 plus fy into y2 minus y1 plus fz into z2 minus z1। यानी कि ये होगा वर्क डन ऑन x एक्सिस प्लस वर्क डन ऑन y एक्सिस प्लस वर्क डन ऑन z एक्सिस। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. तो देखो एक चीज यहां से प्रूव हुई कि डिफरेंट प्लेन्स पर और डिफरेंट एक्सिस पर होने के बावजूद उससे फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो पूरा कनेक्टेड है ना, येलो कलर की लगाते थे ना। अच्छा यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमने एक चीज यहां से कंक्लूड करी कि वर्क डन ऑन x एक्सिस प्लस वर्क डन ऑन y एक्सिस प्लस वर्क डन ऑन z एक्सिस irrespective of that they are on different axes or on the different planes, they are getting added up scalarly. Hence we have proved that once again that work done is a scalar quantity. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है संस्कृति? सर एक बार रिपीट करना, क्या बोला आपने अभी? मैंने ये बोला कि irrespective of the work done on different planes and on different axes, net work done can be the scalar sum of all the work done on different planes or different axes. यस सर। Hence, it is proved that work done is a scalar quantity. ठीक है? ठीक है सर। Okay. Next. इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या होगा? मान लें कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। मान लो कि ये फोर्स एक्सिस है मेरा और दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है? और ये हमारा ओरिजिन। अगर मैं ये कहूं कि ये कोई कर्व था and this curve is basically on f and x plane, तो a से लेके b तक अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना पड़े यहां पर, तो हम कैसे निकालेंगे? अब ऑब्वियसली कि कोई स्ट्रेट लाइन कर्व ये है नहीं, कोई आपकी रेगुलर फिगर यहां पर नहीं बन रही। मतलब ट्रायंगल बन रहा होता तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते, रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते। और क्यों करते? क्योंकि वर्क डन हमें कैसे मिलता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एरिया ऑफ एफएक्स कर्व कैलकुलेट किया जाए तो एरिया ऑफ एफएक्स कर्व ऑलवेज गिव्स वर्क डन। ठीक है? एरिया ऑफ एफएक्स कर्व ऑलवेज गिव्स वर्क डन। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर के आपके पास फोर्स भी वेरी कर रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो आप एक काम करेंगे ऐसे वाले केस में एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे यहां पर, ये रहा। और इस छोटे से सैंपल को अगर मैं कंसीडर करूं तो इस छोटे से सैंपल पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है dx, लेकिन यहां देयर इज अ वेरी स्लाइट चेंज ऑफ फोर्स। तो ये जो स्लाइट चेंज है, दिस चेंज इज नेग्लिजिबल। और अगर मैं इतने पार्ट को f ही मान लूं
तो small work done over this particular range is given by f dx. लिख सकते हैं? Yes, sir. क्योंकि हम वर्क डन सिर्फ इसी सैंपल के अंदर कंसिडर कर रहे है ना, तो यहाँ पर फोर्स बहुत मिनिमम चेंज था, तो इट इज फेयरली कांस्टेंट, तो हमने इसको लिख दिया f dx. अब टोटल f निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो नेट वर्क डन मेरे पास किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व ओवर द लिमिट्स ऑफ a to b f dx. तो जब भी कभी आपको वर्क डन निकालना हो किसी ऐसे कर्व में जहां पर के आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा हो और रेगुलर फिगर ना बन रही हो, तो आप इस तरह से उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक बहुत ही सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें, तो वो सिंपल सा एग्जांपल हो सकती है वर्क एनर्जी थ्योरम. अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताती है बेटा कि जो भी कोई वर्क डन हमें करना पड़ता है, जो भी कोई वर्क डन हमें करना पड़ता है, वो तभी करना पड़ेगा whenever there is some change in energy associated with the work done. For example, अगर आप किसी बॉडी को कहते हो कि एक बॉडी मूव कर रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो उसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी. अगर आप उसको एक्सेलरेट करा दोगे बॉडी को, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इट मींस के काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई. लेकिन दिस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट्स सम वर्क डन. बिना इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन नहीं हो सकता. अब फॉर एग्जांपल लेट्स से एक बॉडी है, वो मूव कर रही है विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल्स. ठीक है? एंड इट कीप्स ऑन मूविंग विद दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल्स. तो इज देयर एनी वर्क डन? नो. आप वर्क डन क्या करोगे? या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में करोगे, या फिर आप वर्क डन काइनेटिक एनर्जी घटाने में करोगे. इन बोथ द केसेस आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. इट मींस वर्क डन इज बेसिकली द आइदर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और इसी बात को हम प्रूव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, देखो कैसे करेंगे. अच्छा, मान लो कि मैं इसी वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करूं. लेट्स से कि dw is equals to f dx. बट बेटा हम ये जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू dp by dt होता है, और p हमारा यानी क्या है, मोमेंटम, एंड इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो आप फोर्स को लिख सकते हो dmv dt, लिख सकते हैं ना, या फिर हम लिख सकते हैं m dv by dt, लिख सकते हैं ऐसा. Yes, sir. अब इस m dv by dt को अगर मैं f की जगह पर प्लेस कर दूं यहां पर, तो वर्क डन dw is equals to m dv by dt into dx. Now look at this, dx by dt किसके बराबर होता है? क्या होता है dx by dt? So velocity. Velocity. Rate of change of position is called velocity. So dw is equals to mv dv. अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स किसकी लगेंगी? मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो लिमिट्स हमेशा किसकी अप्लाई होंगी यहाँ पर? वेलोसिटी की. तो लेट्स से ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी. सो नेट वर्क डन इज हाफ m v final square minus v initial square can be written as half mv final square minus half mv initial square. So this is change in kinetic energy. So work done is equals to delta ek. तो वर्क डन किसके बराबर हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ. सो वी हैव प्रूव्ड दैट वर्क एंड एनर्जी आर one of the same things and they are interrelated to each other. Means without changing any energy या without the expense of any energy कोई work done नहीं होगा. ठीक है?
Yes, sir. संस्कृति क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है. So work energy theorem is not only associated with kinetic energy, but this can also be associated with potential energy as well. But अभी यहाँ पर हमने kinetic energy को ही use किया है. So this particular explanation or this particular derivation you can use for two different topics. पहला work energy theorem या फिर कुछ लोग इसको derivation of kinetic energy भी कहते हैं. ठीक है? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो आप आइदर वे इसको यूज कर सकते हो. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरह से एसोसिएट करोगे? इससे पहले कि हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ रिलेट करें, let us have the definition of kinetic energy. क्या होती है kinetic energy की definition? It is the energy possessed by the body by virtue of its motion. ठीक है? Yes, sir. It is the energy possessed by the body by virtue of its motion. Kinetic energy is also a scalar quantity and its SI unit is joules. अब अगर बेटा मुझे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो जरा, अभी हमने देखा दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. अगर मैं इन दोनों साइड्स को मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन का इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश्ड रहेगा, वो तो चेंज नहीं हुआ ना मास से मल्टीप्लाई करने पे. Yes. So this becomes MEK. ये वाला 2 अगर इधर आ जाए तो 2MEK is equal to m square v square. This term can be written as p square 2me kinetic. So p is equals to under the root 2me kinetic. लिख सकते हैं? Yes, sir. अब ये जो 2me काइनेटिक है, अगर यहां से आपको वेरिएशन इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2%. ठीक है. सो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? तो वो जो मोमेंटम के अंदर चेंज है वो मुझे निकालना होगा. वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसी रिलेशन को आप ऐसा लिख सकते हो ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me काइनेटिक. तो मैं इसको एरर की फॉर्म में कैसे लिखूं? 2 डेल्टा p बाय p, और परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को ड्रॉप कर सकते हैं तो m हो जाएगा डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस डेल्टा e काइनेटिक बाय e काइनेटिक इंटू 100. लिख सकते हैं? Yes, sir. So this formula is used for percentage change type of questions. ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है as far as the numericals on this topic is concerned. इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक हमने जितना पार्ट किया है बेटा, उस पार्ट में से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी इतना चेंज हो मोमेंटम इतना चेंज हो जाए तो. ठीक है. तो इस तरह के टॉपिक्स को पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है या प्रोबेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा रहती है. ठीक है. Yes. एक क्वेश्चन लिखो इसी के ऊपर. लिखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी
the kinetic energy of a body is increased by 21%. The kinetic energy of a body is increased by 21%. What is the percentage increase in the linear momentum of the body? What is the percentage increase in the linear momentum of the body? अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से करने की कोशिश मत करना, बिकॉज मास के अंदर कोई वेरिएशन उसने नहीं बोला, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन मास, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको अपने नॉर्मल मेथड से अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या दिया उसने, 21%, है ना? यस सर। लेकिन उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर गई है बेटा, तो कैसे देखोगे, देखो जरा, एक मिनट। देखो, उसने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 21%। तो एक बात बताओ, जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, दैट विल बी 121 by 100 times of E kinetic initial, यही होना चाहिए, यस सर। क्योंकि इट इज इंक्रीज्ड बाय 21% ना। यस सर। ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है, संस्कृति क्लियर है? यस सर। समृष्टि? यस। ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 121 by 100 है, ठीक है, तो अब आप समझो जरा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ m v2 स्क्वायर is equal to 121 by 100 times half m v1 स्क्वायर। तो हाफ m से हाफ m तो कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा v2 is equal to 11 by 10 times of v1, यही हुआ। यस सर। यस सर। तो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज देखना था हमें, तो मोमेंटम में अगर चेंज देखना था तो हम क्या करें, दोनों साइड्स को अगर मास से मल्टीप्लाई करा दें, दोनों साइड्स को अगर मास से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके पास मोमेंटम फाइनल या मोमेंटम 2 is equal to 11 by 10 times of momentum 1, यानी P2 by P1 is equal to 11 by 100, यही वैल्यू आई, ओ सॉरी 11 by 10, ठीक है। यस सर। तो जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है, इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, P2 by P1 माइनस ऑफ 1 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 11 by 10 माइनस 1 इंटू 100, तो 1 by 10 इंटू 100 यानी 10%। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, 10% चेंज आया, ठीक है। यस सर। तो
क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है बेटा, ठीक है। ओके सर। तो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे। यस सर। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। मैं भी आपको एक असाइनमेंट शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें के परसेंटेज चेंज वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम हमने यहाँ से कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। लिखें पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देखो, जनरली बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी में एक मिसकंसेप्शन रहती है, और वो मिसकंसेप्शन क्या है? बच्चे जनरली ये मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि हमेशा विद रिस्पेक्ट टू हाइट बात की जाएगी। नहीं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है कॉन्फिगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी भी बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो बॉडी उस कॉन्फ़िगरेशन को इंटैक्ट रखने की कोशिश करती है, और अगर वो उस बॉडी को अगर वो उस कॉन्फ़िगरेशन को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगी, तो वो हमें कैसे पता लगा कि हमें उसको डिसमेंटल करने में कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और जब हमें उसको एक्सटर्नल वर्क करके डिसमेंटल करना है, इट मींस कि उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो फॉर एग्जांपल, हमने जो सबसे पहले वाला केस किया, ठीक है, जहां पर हमने दो ब्लॉक्स रखे थे या एक ब्लॉक रखा था और वो ब्लॉक डिस्प्लेस करके यहां आ जा रहा था बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं कहूं कि ये रेफरेंस ग्राउंड लेवल 0, ये रेफरेंस लेवल 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके मुताबिक 0 हो गई। लेकिन वो यहां से मूव करके यहां आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर भी 0 रही उसकी, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर था, रेफरेंस लेवल 0 पर था। ऐसा नहीं होता। हम जब भी कभी, अब आप सोचो, अगर हम ऑन द ग्राउंड लेवल अगर हम लोग खड़े हैं, लेट्स से कि बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम ऑन रोड खड़े हैं लेट्स से, या आप किसी ग्राउंड में खेल रहे हो, वहां पर हो आप, यू आर मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। और जब आप हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड मूव कर रहे हो, तो आपसे जब विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ पूछा जाएगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ कुछ होगी, ठीक है। लेकिन जब आप ऑन द लेवल ग्राउंड मूव करते रहोगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हाइट चेंज नहीं हुई, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ से आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एक स्लोप के ऊपर मूव करने लग जाओ, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द अर्थ से आपकी हाइट आप गेन कर रहे हो, सो यू आर गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। तो यहां पर आपने बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेकिन लेट्स से कि अगर आप एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स बैठे हो और आप 40 स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर बैठे हो, यानी कि एक तरीका है, एक पैटर्न है बैठने का, सडनली वो पैटर्न चेंज हो जाए, तो उस सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी है वो चेंज हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या रही? सेम रही। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो, तो इट इज डिफाइंड एज the energy possessed by the body by virtue of its position, ठीक है। यस सर। तो energy possessed by the body by virtue of its position is called potential energy। लेकिन जब आप gravitational potential energy के बारे में बात करोगे, then it is mgh, ठीक है। यस सर। तो इतना पार्ट सबको क्लियर है बेटा? यस यस क्या किसी को इसके अंदर कोई डाउट है? चाहे वो वर्क एनर्जी थ्योरम हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, क्या आप लोगों को इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है बेटा? सर, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मतलब कहाँ होता है एक्चुअल में ये? काइनेटिक एनर्जी, यस सर। देखो देखो सुनो, ये बॉडी अभी रेस्ट पर है, यस सर। मैंने इसको छोड़ा तो एक मोशन में आ गई ना। यस। तो व्हाट इज हैपनिंग?
यहाँ पर ये एक सर्टेन हाइट पर थी, तो इट पोजेस सम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टार्ट्स गेनिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। रेस्ट से यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 से नाउ इट अटेन्स सम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी भी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होती है या किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग, तो जो चेंज आएगा दैट चेंज contributes towards acceleration and finally the body is having motion in it। और अगर बॉडी के अंदर मोशन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो सर पोटेंशियल एनर्जी में जब हम दूसरा करते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले स्लोप के एरिया में, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। देखो सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये एक मिनट, अच्छा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देखो जरा, यार मैंने डस्टर कहाँ रख दिया, ये रहा। किसी भी एक गिवन इंस्टेंट पर कोई भी बॉडी जितनी एनर्जी पोजेस करती है वो एनर्जी कहलाती है उसकी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दिस इज ऑलवेज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एट एनी गिवन इंस्टेंट, कहीं पर भी। मान लिया कि एक बॉडी अभी ऑन द लेवल ग्राउंड थी, ठीक है, यहां पर सडनली वो एक स्लोप के ऊपर मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, एंड इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट रेट। वो अगर कांस्टेंट रेट से भी मूव कर रहा है तो क्योंकि वो हाइट गेन करेगा तो इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी, so there will be some gain in potential energy। लेकिन ऑब्वियसली यहां से अगर वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ आ रहा था तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती चली जाएगी, so there will be some loss of kinetic energy। ठीक है, ओके सर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की आप जब भी कभी बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों के सम को लेकर ही चलेंगे। एंड इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन the loss of kinetic energy is the gain of potential energy and the loss of potential energy is the gain of kinetic energy। ठीक है, अगर एनर्जी लॉसेस और कहीं पर नहीं हो रहे हैं तो, यानी फाइनल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो आज हमने क्लास में इतना ही पार्ट किया था, तो उतना ही पार्ट मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी इतने पार्ट के अंदर से इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क राइट नाउ। तो पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो यस देखो सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल बॉडी है, सिंगल बॉडी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही, तो उसका क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है ना, पोजीशन के साथ साथ उसकी हाइट चेंज हो रही है ना। यस सर। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज किया है। ठीक है, यस सर। तो ये तो ग्रेविटेशन का होगा, तो सर ग्रेविटेशन के लिए अगर mgh है तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा? बताता हूँ, देखो जरा। वैसे ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एड्रेस किया जाना चाहिए, बट फिर भी आपको एक जनरल आइडिया में दे देता हूँ कि होगा क्या। लेट्स से वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, प्लेस्ड इन अ रीजन। अब अगर सिर्फ दो पार्टिकल्स होते तो बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होता, g m1 m2 बाय r स्क्वायर होता ना। यस सर। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। तो जो वर्क डन होता है बेटा वो आप याद रखना कि वर्क डन इज ऑलवेज
तो जो वर्क डन होता है इज ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास कितना है इन दोनों के लिए, g m1 m2 by r square। तो r से r कैंसिल आउट हो गया। So this work done is called the potential energy according to work energy theorem। मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि इट इज आल्सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड आल्सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हुई सिस्टम की, टू पार्टिकल सिस्टम की, दैट विल बी g m1 m2 by r। ठीक है, लेकिन अगर ये तीन पार्टिकल्स होते ऐसे, तब क्या होता देखें जरा। ये m1, ये m2, ये m3, माना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 3 है और ये डिस्टेंस r2 3 है। यानी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूँ साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो मैं कोई आइडियल केस नहीं लेके चल रहा, सो दैट कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज यहीं पर एड्रेस हो जाए। तो देखो बेटा, पहली पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। और हमने ये बात की थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेन्स वर्क डन ऐड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेन्स वो भी क्या होगी, ऐड होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 will be g m1 m2 by r12 plus potential energy between 1 3 will be g m1 m2 by r13 and potential energy between 2 3 is g m2 m3 by r23। इतनी बात से तो अग्री करते हो आप? यस सर। तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी, कॉन्फिगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी u12 प्लस u23 प्लस u31। ठीक है, यस सर। देखो आप इसको अगर हटाना चाहते हो m2 को, तो इसने और इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करने के लिए आपको इसको जब हटाना पड़ेगा तो 1 और 2 की एनर्जी चाहिए और 2 और 3 की एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आपको 2 और 3 की एनर्जी चाहिए, साथ ही साथ 1 और 3 की एनर्जी चाहिए। लेकिन इसको हटाना चाहते हो तो इसकी और इसकी चाहिए, है ना। तो नेट एनर्जी विल बी u12 प्लस u23 प्लस u31। ठीक है बेटा, यस सर। तो ये क्लियर है सबको, समसृष्टि क्लियर है बेटा, Yes, sir. संस्कृति यस सर। क्लियर है। यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम बेटा स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, और थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और पार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, पक्की बात। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास का ऐसे ही मैं पहले बात करके लिंक भेजूंगा आपको तीनों को। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है बेटा।